मुग़ल शहंशाह अकबर का तीसरा और सबसे चहीता बेटा सलीम। नाफरमान सलीम ने न सिर्फ अकबर के ख़िलाफ़ बगावत की बल्कि उनके सबसे करीबी मुशीर अबुल फ़ज़ल का कत्ल करवाया। एक वालिद के तौर पर अकबर की नाकामी उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था। सलीम शहंशाह बने। अकबर ने अपने आखिरी लम्हात में सलीम को शहंशाह का लिबास पहनते भी देखा, लेकिन उन्होंने सलीम को अबुल फ़ज़ल के कत्ल के लिए कभी माफ़ नहीं किया। एक मोहब्बत करने वाला बाप जिसने अपने बेटे के लिए सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाके मन्नतें मांगी थी, लेकिन बेटे ने बदले में क्या दिया। आज BBC रीड्स में बात मुग़ल शहंशाह अकबर के आखिरी दिनों की, जो उनके बेटे के साथ जद्दोजहद करते हुए गुजरे थे। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के आखिरी दिन अपने बेहद करीबी लोगों की मौत के सोग में गुजरे। इस दौरान न सिर्फ उनकी वालदा हमीदा बेगम और 2 बेटों ने आखिरी सांसें ली, बल्कि उनके बेटे सलीम ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। जब अकबर के नौरत्नों में से एक बीरबल को कबायलियों ने मार दिया तो अकबर ने 2 दिन तक खाने या पानी को हाथ नहीं लगाया था। अपनी माँ के बेहद इसरार पर उन्होंने खाना शुरू किया। SM बर्की अकबर की बायोग्राफी अकबर द ग्रेटेस्ट मुग़ल में लिखते हैं कि अकबर के 2 बेटों मुराद और दानियाल ने बहुत कम उम्र में शराब पी कर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। उनके तीसरे बेटे सलीम को भी शराब की लत थी। उन्होंने अकबर के खिलाफ बगावत तो की ही, साथ ही उनके सबसे भरोसेमंद और करीबी मुशीर अबुल फ़ज़ल का कत्ल भी करवाया। अकबर को अबुल फ़ज़ल की मौत की खबर शेख फरीद बख्शी ने दी। ये खबर सुनकर अकबर जोर से चीखे और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। वो कई दिनों तक उदास रहे और फिर उन्होंने असद बेग से कहा कि अगर सलीम बादशाह बनना ही चाहता था तो उसे मुझे मार देना चाहिए था और अबुल फ़ज़ल की ज़िंदगी बख्श देनी चाहिए थी। असद बेग ने लिखा, उस दिन अकबर ने दाढ़ी मुंडवाई न अफ्यून खाई। उन्होंने सारा दिन रोते हुए गुजारा। वो कई दिन तक रोते रहे और अपने बेटे सलीम को उसकी हरकतों पर कोसते रहे। इनायतुल्लाह, जिन्होंने अबुल फ़ज़ल की मौत के बाद उनकी सवाने उम्री अकबरनामा मुकम्मल की, लिखते हैं कि अकबर ने सलीम को इस जुर्म के लिए कभी माफ़ नहीं किया। अकबर और सलीम के दरमियान इख्तलाफात कब और क्यों शुरू हुए? अपने बेटे सलीम से इख्तलाफात अकबर की वफ़ात से 16 साल पहले शुरू हो चुके थे। अकबर ने अपने पहले कश्मीर के दौरे के सफ़र के दौरान शाही हरम की ख़वातीन को उनके पास लाने की जिम्मेदारी सलीम को सौंपी थी, लेकिन वो ख़राब सड़क का बहाना बनाकर उन ख़वातीन को लाए बगैर वापस आ गए थे। अबुल फ़ज़ल अकबरनामा में लिखते हैं कि हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन अकबर अपने हरम की ख़वातीन का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। उनका गुस्सा मशहूर था। गुस्से से आग बगूला अकबर मूसलाधार बारिश में खुद घोड़े पर सवार होकर उन ख़वातीन को लाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने हुक्म दिया कि सलीम को उनके सामने न लाया जाए। इसी साल 9 जुलाई को अकबर के पेट में शदीद दर्द उठा। उन्होंने अपने बेटे पर जहर देने का इल्ज़ाम लगाया। 2 साल बाद जब अकबर दोबारा कश्मीर गए तो सलीम ने बगैर इजाज़त उनके खेमे में दाखिल होने की हिमाकत की। नाराज़ अकबर ने एक बार फिर हुक्म दिया कि सलीम को उनकी नज़रों के सामने न लाया जाए, लेकिन कुछ अरसे बाद अकबर ने सलीम को माफ़ कर दिया। इसके बावजूद सलीम ने इख्तदार पर काबिज होने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, इसका जिक्र थोड़ी देर में। लेकिन पहले ये कि जब 2 मई 1599 को अकबर के बेटे मुराद की वफ़ात हुई तो अकबर ने मुराद की जगह सलीम को जनूबी इंडिया की तरफ फ़ौजी मुहिम पर भेजने का फ़ैसला किया, लेकिन सलीम वक्त पर पहुंचे ही नहीं और अकबर को मजबूरन अपने दूसरे बेटे दानियाल को वहां भेजना पड़ा और फिर खुद अकबर ने जुनूब जाने का फैसला किया। अकबर ने सलीम को मुग़लों की मुखालफत करने वाले मेवाड़ के राणा प्रताप को काबू करने की जिम्मेदारी दी, लेकिन इस बार भी सलीम ने अपना सारा वक्त शराब पीने में बर्बाद कर दिया। वो अजमेर में ही रुक गए और आगे गए ही नहीं। सलीम ने इलाहाबाद जाने का फैसला किया और दारुल हुकूमत आगरा में अकबर की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए तख्त पर काबिज होने की कोशिश की। इलाहाबाद पहुंचकर सलीम ने खजाने के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और खुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। असीरगढ़ पर कब्जा करने के बाद अकबर अहमदनगर पर भी हमला करना चाहते थे, लेकिन सलीम से निमटने के लिए उन्होंने फौरन आगरा वापसी का फैसला किया।
मार्च 1602 में सलीम ने अकबर को एक पैगाम भिजवाया कि वो उनसे मुलाकात करके उनसे इज्जत और तकरीम का इजहार करना चाहते हैं। अकबर को इस पैगाम में ईमानदारी नजर नहीं आई, इसलिए उन्होंने सलीम से मिलने से इनकार कर दिया। कुछ वक्त बाद खबर आई कि सलीम 30,000 सिपाहियों के साथ आगरा की तरफ बढ़ रहे हैं। अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर ने सलीम को सख्त पैगाम भेजा कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस इलाहाबाद लौट जाओ, और अगर तुम वाकई मेरी खिदमत का जज्बा रखते हो तो अकेले दरबार में हाजिर हो। सलीम को बात समझ में आ गई और वो फौरन इटावा से इलाहाबाद के लिए वापस लौट गए। सलीम को इख्तिदार के सेंटर से दूर रखने के लिए अकबर ने उन्हें बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर मुकर्रर किया, लेकिन सलीम ने वहां जाने से इनकार कर दिया। इस दौरान अकबर की वालिदा हमीदा बेगम और फुप्पो गुलबदन बेगम ने बाप बेटे के दरमियान कशीदगी को दूर करने की मुहिम शुरू कर दी। उन दोनों ने अकबर से दरख्वास्त की कि वो सलीम को माफ कर दे। अकबर के दिल में इन दोनों खवातीन के लिए बहुत एहतराम था, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। उन्होंने अपनी तीसरी और बाअसर बीवी सलीमा को सलीम को वापस लेने के लिए भेजा। अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर ने उनके साथ एक हाथी, एक घोड़ा और एक पोशाक सलीम के लिए तोहफे के तौर पर भेजी थी। जब सलीम सलीमा के साथ आगरा के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक दरख्वास्त की कि उनकी दादी उनका हाथ पकड़कर बादशाह के सामने ले जाएं ताकि वो अकबर के कदमों में अपना सर रख सकें। अगले दिन शहजादा सलीम ने अकबर के कदमों में सर रखकर उनसे माफ़ी मांगी। अकबर ने उन्हें गले लगाया और उनका 305 हाथियों और 12,000 सोने के सिक्कों का तोहफा कबूल किया। सलीम के दिल को सुकून पहुंचाने के लिए अकबर ने अपना साफा उतारकर अपने बेटे के सर पर रख दिया। ये इस बात का इशारा था कि अकबर के जानशीन के तौर पर सलीम की हैसियत में कोई फ़र्क नहीं आया है। लेकिन 1604 तक सलीम की बगावत की खबरें एक बार फिर अकबर के कानों में पड़ी। इस बार उन्होंने फैसला किया कि सलीम को काबू करने के लिए वो खुद मुहिम पर निकलेंगे। शदीद बारिश की वजह से उनकी रवानगी में ताख़ीर हुई। इसी दौरान खबर आई कि उनकी वालिदा हमीदा बेगम शदीद बीमार हैं। अकबर फौरन वापस आगरा लौट गए। इनायतुल्लाह अकबरनामा में लिखते हैं कि अकबर अपनी माँ की बगल में बैठे रहे। उन्होंने अपनी माँ से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दुनिया के अजीम तरीन बरसरे इक़्तिदार बादशाह अकबर अपनी माँ से आखिरी बार बात नहीं कर सकते थे। 29 अगस्त 1604 को हुमायूं की अहलिया और अकबर की वालिदा ने बेहोशी की हालत में आखिरी सांस ली। अकबर ने अपने सर के तमाम बाल और मूछें मुंडवा दिए, अपना साफा उतार दिया और सोग का लिबास पहन लिया, और उसके बाद से ही इक़्तिदार पर अकबर की गिरफ्त कमज़ोर होने लगी। उस वक्त अकबर की जो तस्वीर या पेंटिंग्स बनाई गई थी, अगर आप उनको कभी देखें तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी। 22 सितंबर 1605 को पेट में दर्द से उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। उनके मुआलिज हकीम अली जिलानी को बुलाया गया। हकीम ने बादशाह से कहा कि कोई दवा लेने से पहले एक दिन तक कुछ खाना पीना नहीं है। अगले दिन उन्हें पीने के लिए सिर्फ सूप दिया गया। उनके पोते खुसरो बीमारी के दौरान उनके बिस्तर पर मौजूद रहे, लेकिन अकबर के मुआलिज हकीम अली ये पता नहीं लगा सके कि उन्हें बीमारी क्या है। इनायतुल्लाह अकबरनामा में लिखते हैं कि अपनी बीमारी के इब्तदाई दिनों में अकबर ने हर रोज़ झरोकाए दर्शन की रस्म अदा की, क्योंकि वो आम लोगों को ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि वो शदीद बीमार हैं। लेकिन फिर वो बिस्तर से लग गए, लेकिन इसके बावजूद वो बोलकर शाही अहकामात लिखवाते रहे। 10 दिन बाद बुखार ने उन्हें जकड़ लिया और उनका जिस्म कमज़ोर होता चला गया। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर ने आखिरी सांस ली। उस वक्त उनकी उम्र 63 साल थी और वो 49.5 साल तक इंडिया पर राज कर चुके थे। अकबर के आखिरी दिनों में उनके 2 करीबी साथियों मानसिंह और अजीज कोका ने उनके जानशीन के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया। इन दोनों ने इजलास में शरीक लोगों को याद दिलाया कि अकबर का रुझान सलीम के हक में नहीं था। असद बेग अपनी किताब वाक़यात असद बेग में लिखते हैं कि मानसिंह और अजीज़ ने इजलास में मौजूद लोगों से कहा कि अकबर सलीम को अपना जानशीन नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने सलीम की जगह अपने बेटे का नाम तजवीज़ किया, लेकिन अकबर के एक और दरबारी सईद खान बराहा ने सलीम की हिमायत की और इजलास से उठकर चले गए।
सलीम ने जमुना नदी के दूसरी तरफ अपना पड़ाव डाल रखा था। ईरा मुखोटी अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखती हैं कि राजा मान सिंह ने सलीम की तख्त पर दावेदारी के इम्कान को ख़त्म करने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब सलीम कश्ती के ज़रिए आगरा के किले में आए तो उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश भी की, लेकिन सलीम को पहले ही खबरदार कर दिया गया था कि वो किले में दाखिल ना हो, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो कश्ती के ज़रिए अपनी हवेली चले गए। सलीम अपनी हवेली में अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसले का इंतज़ार करने लगे। शाम तक फ़िज़ा सलीम के हक़ में हो चुकी थी। सबसे पहले शेख फरीद और सईद खान बराहा उनको मुबारकबाद देने आए। इसके बाद अकबर के दरबारियों की एक बड़ी तादाद उनकी हिमायत में आ गई। सईद खान ने सलीम से वादा लिया कि तख्त पर बैठने के बाद वो किसी भी ऐसे शख्स को सज़ा नहीं देंगे जो उनके इख्तदार संभालने के हक़ में नहीं थे। शाम होते होते मिर्ज़ा अजीज़ कोका जो सलीम के मुखालिफ थे वो भी मुबारकबाद देने पहुँचे, लेकिन सलीम ने उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की। मुनिस फारूकी अपनी किताब द प्रिंस ऑफ द मुग़ल एम्पायर में लिखते हैं कि अपने दौरे हुकूमत के आखिर तक अकबर इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह सलीम के तख्त के दावे को नाकाम बनाया जा सके। सलीम जब अपने वालिद की ख्वाबगाह में दाखिल हुए तो शहंशाह अकबर की सांस चल रही थी। अपने वालिद के इशारों पर उन्होंने अकबर का ताज और कपड़े पहने और अकबर की तलवार अपनी कमर पर लटकाई। ये तलवार मुग़ल बादशाह बाबर की थी। उन्होंने भी अपनी मौत से कुछ वक्त पहले ये हुमायूं को दी थी। सलीम ने बाप के कदमों में सर झुका दिया। असद बेग लिखते हैं कि अकबर ने सलीम को अपनी आंखों से मुग़ल राज का ताज पहनते और तख्त संभालते हुए देखा। शहंशाह अकबर ने यह भी देखा कि उनके दरबारी नए हुक्मरान के सामने सर झुका रहे हैं। इसके बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। वो दिन था 27 अक्टूबर 1605। पार्वती शर्मा अकबर की बायोग्राफी अकबर ऑफ हिंदुस्तान में लिखती है, अकबर ने सलीम को न सिर्फ इक़्तिदार की अलामत के तौर पर ताज, लिबास और तलवार दी, बल्कि उन्होंने अपनी कुछ ज़ाती चीज़ें जैसे तस्बीह और तावीज़ भी सलीम को सौंप दिए। अपने वालिद की मौत के एक हफ्ते बाद 36 साला सलीम ने, जिन्हें अकबर ने सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाकर कई मन्नतों के बाद पाया था, अपने वालिद की जगह संभाल ली। वो अब ना तो सलीम रह गए और ना ही अकबर के पसंदीदा शेखू बाबा, बल्कि हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने वाले इस शख्स का नया नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। उस वक्त मुगल बादशाह की सालाना तनख्वाह 10 करोड़ पाउंड थी। उसकी 3 लाख फौजियों पर मुश्तमिल फौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती थी। आज का पूरा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुगल एम्पायर का हिस्सा थे। यूरोप की उस वक्त की कोई भी सल्तनत अकबर की सल्तनत से बड़ी नहीं थी। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है, उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।